वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। आज हम लोग CPQS के कुछ क्वेश्चंस के साथ में एक नए चैप्टर को अडॉप्ट करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम लोग पिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपके मन में रेज होने वाला है, मुझे पता है कि सर ये किस क्लास के लिए है। तो इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे। एक सिलेबस बेस्ड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि असल में ये जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये किन किन क्लासेस में यूज़ होने वाला है। तो चलिए बगैर कुछ लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास हैं और इनको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेशियो का मीनिंग क्या होता है? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इन द सेम यूनिट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कैसे होने चाहिए, सेम यूनिट पे होने चाहिए। इज द फ्रैक्शन, यानी ये फ्रैक्शन होता है, एंड वी राइट इट ए रेशियो बी। अब दो चीज़ें याद रखेंगे, एक तो रेशनल नंबर्स और दूसरा फ्रैक्शंस। दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, दोनों में किसी भी तरह से कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो यहाँ पर किसका यूज़ किया जा रहा है? फ्रैक्शन का यूज़ किया जा रहा है। इन द रेशियो ए रेशियो बी वी कॉल ए एज द फर्स्ट टर्म एंड और एंटीसीडेंट एंड बी द सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एक एग्जाम्पल से कि 5:9 यानी 5/9, जिसमें एंटीसीडेंट 5 है और कॉन्सिक्वेंट जो है वो 9 है। इसी में आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ ईच टर्म ऑफ अ रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कराया जाएगा तो रिजल्ट जो होता है वो कैसा होता है? अनअफेक्टेड होता है। यहाँ से इसी में थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि ये तो हम लोगों ने रेशियो की डेफिनेशन सीखी। सेकंड जो है वो प्रोपोर्शन क्या होता है? द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन। क्या कहा? द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन। यानी मान लेते हैं कि एक रेशियो हमारे पास ए रेशियो बी और दूसरा रेशियो सी रेशियो डी है। तो यहाँ पर जो इक्वालिटी यूज होगी, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, तो जो इक्वालिटी यूज होगी उसी इक्वालिटी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं क्या? प्रोपोर्शन। और यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं यही चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। इसमें याद रखेंगे कि ये जो इक्वल साइन है, इस इक्वल साइन की जगह पर हम लोग इस तरह का सिंबल भी यूज करते हैं। देन वी से दैट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। हेयर ए एंड डी आर दी एक्सट्रीमिटीज। ये जो ए और डी है ये क्या है? ये एक्सट्रीमिटीज बोली जाती हैं, जबकि बी और सी क्या बोले जाते हैं? मीन टर्म्स बोले जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, यानी ए बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो एक्सट्रीमिटीज ये हो गई एक्सट्रीम्स और ये हो गए मीन टर्म्स। तो ये जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है, इस फॉर्मूले का बस सिंपल सा मीनिंग ये है कि ए डी इक्वल टू बी सी। क्या कहा? ए डी इक्वल टू बी सी। तो यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डी। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा? डी। जबकि थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा? सी। जबकि मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा? √AB। इसी सीरीज में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ द रेशियोज। कंपैरिजन, रेशियो का कंपैरिजन किस तरीके से होगा? तो ये आपको बताया गया है कि अगर जो वैल्यू बड़ी होगी रेशियो भी वही बड़ा होगा। कंपाउंडेड रेशियो यहाँ पर बताया गया है, ए रेशियो बी सी रेशियो डी ई रेशियो एफ। तो यहाँ पर क्या होगा? ए सी और ई ये एक साथ आ जाएंगे, बी डी और एफ एक साथ आ जाएंगे। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। सब डुप्लीकेट, जहां कहीं भी सब लगेगा उसका मतलब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर है, तो सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट। सेम ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब है, तो सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूबिक रूट हो जाएगा। सेम प्रोसेस से अगर फोर्थ की बात करता है तो पावर 4 और सब फोर्थ की बात कर देगा तो 1/4 पावर पर। यहाँ से कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल आप जानते हैं कि जो ऑपरेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अप्लाई हो, जो ऑपरेशन न्यूमरेटर पर अप्लाई होगा वही ऑपरेशन यानी LHS के न्यूमरेटर RHS के न्यूमरेटर दोनों पर होना चाहिए, और जो ऑपरेशन डिनोमिनेटर पर अप्लाई होगा वही सेम ऑपरेशन LHS के डिनोमिनेटर और RHS के डिनोमिनेटर में अप्लाई होना चाहिए। इसको हम लोग पिछले कुछ वीडियोज़ में भी यानी डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएशन, अब आप जानते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। अगर कहा जाए x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y तो इसका मतलब ये सिंबल होगा, और अगर कहा जाए x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y तो इसका मतलब ये सिंबल होगा। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो यहाँ से एक कांस्टेंट k आता है और इस
रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये देखिए अभी आपके सामने आउटपुट, और इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये देखिए आपके सामने आउटपुट। हालांकि ये आपको कुछ कम समझ आ रहा होगा तो इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट के आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो एक्स वाई इक्वल्स टू के। अब शायद आपको बेहतर तरह समझ आया होगा। यहाँ से ये जो पॉइंट नंबर 7 था ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन मैंने पिक नहीं किया हुआ है। ये तो इतनी थ्योरी रही, इसके अलावा कुछ और भी थ्योरीज हैं जो कि असल में आपके CPQS में दी गई हैं, तो उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक्सटेंट का मतलब क्या है? द फेयरनेस ऑफ द टू प्रोपोर्शंस इज कॉल्ड द एक्सटेंट। जैसे 2:3 और 6:9। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, 3 से दोनों नंबर्स डिविजिबल हैं, तो हमको मिल क्या जाएगा, 2:3 मिल जाएगा। वी कंपोज 2:3 proportions 6:9. We can say that 2, 3, 6, 9 are in extent. Here 2 and 9 are called the extremes, and while 3 and 6 are called the implies. वहां पर हम लोग क्या बोल रहे थे, 3 और 6 को मीन बोल रहे थे। यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया, इम्प्लाइज बोल दिया है। ये जो अडॉप्ट किया जा रहा है ये कहाँ से अडॉप्ट किया जा रहा है, ये अडॉप्ट किया जा रहा है आपके CPQS से। फोर्थ रिलेटिव का मतलब भी आप समझ रहे हैं कि इसमें D जो है वो फोर्थ रिलेटिव है। थर्ड रिलेटिव का मतलब आप समझ रहे हैं जो C है ABCD में, ये C क्या है, थर्ड रिलेटिव है, D क्या है, फोर्थ रिलेटिव है। और मीन आप जानते हैं, मीन रिलेटिव इज द मिडिल ऑफ A एंड B। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने ये रहा। इफ 30% ऑफ A प्लस B, यानी A प्लस B का 30% इक्वल्स टू 70% ऑफ A माइनस B। तो हमने क्या किया, सबसे पहले परसेंटेज हटा दिया, तो A प्लस B, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 30/100, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा A माइनस B, और यहाँ से 70/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमको देखने को मिल रहा है वो क्या, हमें क्या देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है A प्लस B अपॉन A माइनस B इक्वल्स टू 7/3। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, A प्लस B की। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई या कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल, जो भी आपको ठीक लगे, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा। देन A प्लस B इक्वल्स टू 7A माइनस B। अब हमने क्या किया, 3 को अंदर रन कराया, 3A प्लस 3B इक्वल्स टू 7A माइनस 7B। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, A वाले सारे टर्म्स एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। देन 7A माइनस 3A इक्वल्स टू, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 7B, 7A माइनस 3A, 7B प्लस 3B। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ से हमको देखने को मिलता है 7, 3, देन 4A इक्वल्स टू, यहाँ से क्या देखने को मिलता है 10B। सारा कैलकुलेशन ठीक चल रही है, तो मुझे लग रहा है कैलकुलेशन एकदम सही चल रही है। यहाँ पर 7B ट्रांसफ़र हुआ और सब कुछ ठीक ही चल रहा है। यहाँ से हमको देखने को मिलता है A अपॉन B इक्वल्स टू 10/4, देन A अपॉन B इक्वल्स टू 5/2। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ से हमको देखने को मिलता है A/B इक्वल्स टू 5/2, यानी 5/2 आ रहा है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पिक किया गया है ये CPQS से क्वेश्चन पिक किया गया है, इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे। और यहाँ पर जो अपना रेशियो आ रहा है वो 5/2 आ रहा है, कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं है। इसमें एक नया ऑप्शन और हम लोग ऐड कर लेते हैं और जिसको बता देते हैं नन। ये लास्ट ईयर भी जो एक्सपीरियंस वाला वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसमें आप देखेंगे तो बच्चों का ये कहना था कि उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आते थे जिसका कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। और जैसे कि ये CPQS से पहला ही क्वेश्चन पिक किया गया और आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिए लेकिन कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स AB इक्वल्स टू 64। प्रोपोर्शंस की अभी हम लोगों ने डेफिनेशन सीखी हुई है, तो प्रोपोर्शन को ही अडॉप्ट कर लेते हैं। एक्सट्रीम के साथ में और मीन के साथ में, इसका मतलब 8B इक्वल्स टू 8A। अगर ऑप्शन A को लेते हैं तो ये तो A इक्वल्स टू B निकाल रहा है, जबकि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था, AB इक्वल्स टू 64। सेम प्रोसेस अगर हम इन दोनों को पिक कर लेते हैं तो यहाँ से देखने को मिलता है 4A इक्वल्स टू 16B, देन 4 4 जा, देन A इक्वल्स टू 4B।
और हमको चाहिए कि AB इक्वल्स टू 64। अगर हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो मुझे लगता है फिर देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, ये देखो आ जाएगा AB इक्वल्स टू 64। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है अ जार कंटेन्स ब्लैक एंड व्हाइट मार्बल्स, इफ देयर आर 10 मार्बल्स इन अ जार देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द रेशियो ऑफ ब्लैक टू व्हाइट मार्बल्स। मैंने हाईलाइट कर दिया है, कुड नॉट बी मेंशन है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है ताकि आपकी नज़र डायरेक्टली पड़े। देखो अगर हम लिखते हैं 2/5, यानी ये जो लिखा गया है ये असल में लिखा गया है 2:5। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? 2:5 का मतलब क्या है? इसका मतलब है टोटल जो है हमारे पास 7 भाग। जैसे मान लेते हैं कि दूध और पानी का मिक्सचर, क्या कहा? दूध और पानी का मिक्सचर, यानी मिल्क एंड वाटर मिक्सचर जब हमने लिया तो हमने कहा दूध और पानी का मिक्सचर 2:5 है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 भाग कुछ है जिसमें 2 भाग दूध है, 5 भाग पानी है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो टोटल का डिवाइडेशन है। फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है, याद रखेंगे। रेशनल नंबर्स निगेटिव हो जाते हैं, फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता, और फ्रैक्शन हमेशा इक्वली डिवाइडेड की बात करता है। जैसे 2:5 है तो 2 भाग और प्लस 7 भाग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अब इसमें बोल रहा है कि एक जार में ब्लैक और वाइट मार्बल्स हैं, और बोल रहा है कि जो टोटल मार्बल्स हैं ये कितने हैं? 10 हैं। तो अगर टोटल मार्बल्स 10 है तो आप देख लीजिए कि किन दो नंबर्स का सम 10 जा रहा है या 10 का मल्टीपल जा रहा है। जैसे 4 1 5, जैसे 7 3 10, जैसे 10 1 11, जैसे 9 1 10। अब अगर हम देखते हैं तो 10 के मल्टीपल ये दोनों भी हैं और ये भी है। बोला कौन सा नहीं हो सकता है? ऑप्शन बी है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या जा रहा है? 11 जा रहा है, जबकि असल में मार्बल हमारे पास टोटल है कितने? 10 है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि 1:10 है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि दूध और पानी का मिक्सचर, मिल्क एंड वाटर। तो 1:10 का मतलब ये हुआ कि 11 भाग, क्या कहा? 11, मान लेते हैं 11 लीटर, ऐसा मान लिया कि 11 लीटर दूध है, जिसमें 11 लीटर मतलब टोटल मिक्सचर है जिसमें 1 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है, तभी तो मिला करके 11 लीटर हो रहा है। और रेशियो क्या बनेगा? 1:10। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह से क्लियर कट समझ आ गई होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट रेशियो? कह रहा है कि सबसे छोटा रेशियो कौन सा है। तो अभी हम लोगों ने इसको नोट पॉइंट में सीखा हुआ था। हम सिंपली क्या करेंगे? डिवाइड करा करके देख लेंगे, और जिसकी वैल्यू सबसे छोटी आ रही होगी वही असल में सबसे छोटा रेशियो होगा। अगर इसको हम डिवाइड कराते हैं तो 15 4 जा 0.4 के करीब, जबकि अगर हम इसको डिवाइड कराते हैं तो 15/23, तो ये अप्रॉक्सीमेट जाएगा 0.6 के करीब। जबकि अगर हम इसको डिवाइड करा देते हैं तो 21/39, ये चला जाएगा 0.5 के करीब। और अगर हम इसको डिवाइड कराते हैं 17/25, तो ये भी अप्रॉक्सीमेट 0.6 के करीब जा रहा है। तो इसमें से अगर हम देखें सबसे छोटा कौन सा है, देन 7:15। क्या कहा? 7:15। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि कौन सा इक्वल है? तो आप जानते हैं एक्सट्रीम्स के साथ में चली जाएंगी और मीन टर्म्स के साथ में। इसका मतलब √2x इक्वल 1 + √3 √6। तो x की वैल्यू चाहिए 1 + √3 √6 होल अपॉन √2। मुझे लगता है कि इसको हम लोग थोड़ा और बेहतर तरह से लिख सकते हैं, लाइक दिस। रूट दोनों पर हमने एक साथ रन करा दिया। अब मुझे लगता है 2 3 जा, देन 1 + √3, और यहाँ से हमें क्या देखने को मिल जाता है? √3। ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। यहाँ से अगर हम देखते हैं देन x इक्वल √3 को जब हमने अंदर रन कराया देन 3 + √3। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आप ये मत बोलना कि सर यहाँ तो 3 + √3 है। अरे भाई, हम 2 + 3 करें या फिर 3 + 2 करें, आंसर तो हमेशा क्या आना है? 5 ही आना है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड दिस। स्टार्टिंग में ही आपको नोट पॉइंट बता दिया था कि ए और बी का जो मीन प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है? √AB होता है। इसका मतलब ए ये रहा और बी ये रहा। इसका मतलब 0.25 × 0.04। यहाँ से हमने फिर देखा तो 25/100 × 4/100। और मुझे जहाँ तक लगता है
कि अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 25 4 जा 100 और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, देन वी गेट दी 1/100। यहाँ से मिल जाता है 1/10 और यहाँ से मिल जाता है 0.1। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 3 आवर 1 डे? स्टार्टिंग में बताया था कि जो रेशियो होता है वो सेम यूनिट पर काम करता है, एक यूनिट आवर में चल रही है और एक यूनिट दिन में चल रही है, ये तो गलत है। अगर यहाँ पर 3 आवर रेशियो 1 डे बोल रहा है तो सबसे पहले सेम यूनिट पर लाओ। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अब देखो दोनों आवर में आ गए, देन 3 8 जा, देन 1:8, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी किसके इक्वल है? सबसे पहले क्या करो, इन दो रेशियोज को पिक करो, ठीक है। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 2a = 3b। यहाँ से हमको देखने को मिलता है a/b = 3/2, या फिर हम यूँ कहें कि a रेशियो b = 3:2। अब एक काम करो, इन दो टर्म्स को पिक करो। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 3b = 4c, देन b/c = 4/3, देन b रेशियो c = 4:3। अब हम क्या करेंगे, a रेशियो b और b रेशियो c, ध्यान से समझना जरा इस बात को। a रेशियो b दे रहा है 3:2, फिर बोल रहा है 4:3। देखो b इन दोनों में है कॉमन, तो b वाली क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर अलग अलग है। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये एक्सप्रेशन अब हमको देखने को मिलेगा 6:4, 4:3। और अब हमने जैसे ही इनको कंप्रेस किया, देन 6:4:3, तो ये भी कंप्रेस होकर के आपको दे देंगे a रेशियो b रेशियो c, यानी 6:4:3। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि a का मल्टीपल 2, b का मल्टीपल 3 और c का मल्टीपल 4, तो a रेशियो b रेशियो c 2:3:4 और वो ऑप्शन ए टिक करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए ऑप्शन ए टिक नहीं करना है। जो प्रोसेस बताया उसको याद रखेंगे कि आपको एक क्वांटिटी, एक यूनिट जो है, एक रेशियो जो है वो कॉमन होगा और उस कॉमन रेशियो को आपको सेम करना होगा। आपका आंसर दौड़ते भागते आपके पास आ जाएगा। फिर पूछ रहा है x रेशियो y क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x² + 4y² = 4xy। हमने लिखा x² - 4xy + 4y² = 0। मुझे लगता है x - 2y का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 0। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड 0, देन x = 2y, देन x/y = 2/1। तो x रेशियो y क्या बना देता है? 2:1। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5x², फिर बोल रहा है x रेशियो y क्या होगा? तो अभी जो पीछे क्वेश्चन किया है सेम पैटर्न, और मैं तो कहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको अटैम्प्ट लें, और जब अटैम्प्ट ले लें, क्योंकि पीछे अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से 6 5 जा 30, और 30 के अगर हम फैक्टर करें तो मुझे लगता है 2 15 3 5 1 जा, यानी 5 2 जा 10 3 जा 13। तो मुझे लगता है 10xy - 3xy + 6y² = 0। मुझे लगता है फर्स्ट 2 टर्म से 5x कॉमन हो रहा है, देन x - 2y, 3 कॉमन हो रहा है, 3y कॉमन हो रहा है, देन x - 2y, आफ्टर देन 5x - 3y, x - 2y = 0। पहला फैक्टर x - 2y को 0 किया, देन x/y = 2/1, मतलब 2:1, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है और यही सही जाएगा। फिर भी दूसरा पॉइंट जो हमारे पास दूसरा फैक्टर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा फैक्टर है 5x - 3y = 0। दिस इम्प्लाइज दैट 5x = 3y। दिस इम्प्लाइज दैट x/y = 3/5। तो x रेशियो y क्या हो जाता है? 3:5। अब देखो दो रेशियो निकल रहे हैं, एक रेशियो ये है और दूसरा रेशियो ये है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर और करके क्यों दिया गया है। कोई एक ही रेशियो होगा, या तो 2:1 होगा या 3:5
5 होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ एन एंटीक फ्लावर पॉट डिफर्स डायरेक्टली एज क्यूब ऑफ इट्स वेट। देखो क्या लिखा है, डिफर डायरेक्टली। डिफर डायरेक्टली का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ एन एंटीक, कॉस्ट को सी से ले लिया, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ द वेट, वेट को डब्ल्यू से ले लिया और क्यूब ऑफ द वेट डब्ल्यू क्यूब, तो सी इजकस टू के डब्ल्यू क्यूब। क्या कहा, सी इजकस टू के डब्ल्यू क्यूब। क्या कहा, सी इजकस टू के डब्ल्यू क्यूब। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब इसमें आगे क्या कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है फ्लावर पॉट इज ब्रोकन इनटू 6 पीसेस, अच्छा, विद देयर वेट इन द रेशियो, यानी फ्लावर पॉट जब गिरता है और वो टूटता है तो वो असल में 6 पीसेस में ब्रेक होता है। कितने पीसेस में ब्रेक होता है, 6 पीसेस में। ये देखो ब्रेक हो रहा है, कितने पीसेस में ब्रेक हो रहा है, 6 पीसेस में। और इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका टोटल वेट जाएगा, क्या कहा, जो जाएगा इसका टोटल वेट, वो टोटल वेट असल में इन 6 वेट के सम के इक्वल होगा। बोल रहा है इफ द लॉस इन द टोटल वैल्यू ऑफ द पॉट वॉस, अच्छा लॉस हमको दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, लॉस दिया गया है, लॉस इन वैल्यू। तो हम पहले ये निकाल लें कि पहले की वैल्यू क्या थी, फिर हम ये निकाल लें कि बाद की वैल्यू क्या है, तो मुझे लगता है कि बात बन जाएगी। तो वेट ऑफ 6 पीसेस, हमने माना कि वेट ऑफ 6 पीसेस, लेट वेट ऑफ 6 पीसेस क्या क्या जनरेट हो जाते हैं, 5x 6x 7x 8x 9x और 10x। प्लस आप सोचेंगे सर मैंने प्लस क्यों लगा दिया, तो प्लस एक्चुअली मैं इसका ओरिजिनल वेट जनरेट कर रहा हूँ, किधर, ओरिजिनल वेट। तो वेट ऑफ 6 पीसेस जो जनरेट हो रहे हैं वो कौन कौन से जनरेट हो रहे हैं, वो जनरेट हो रहे हैं 5x, फिर 6x, फिर 7x, फिर 8x, फिर 9x और फिर 10x। अब अगर हम देखें कि पॉट के टूटने के पहले उसका टोटल वेट कितना था, तो 45x, 10 9 19, 19 और 8 27, 7 34, 6 40 और 5 45, 45x। अब जो ओरिजिनल कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ द एंटीक फ्लावर पॉट, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो एक्चुअल में क्या थी, क्यूब ऑफ इट्स वेट। इस ये जो दिया जा रहा है इसके वेट के क्यूब के फॉर्म पर थी। इसका मतलब C इजकस टू के W, ये जो है ये असल में यही क्या है, टोटल W है। तो ये क्या जनरेट हो जाता है, 45x का होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे, 40k और 45 का क्यूब हम जनरेट करेंगे, क्या जनरेट करेंगे, 45 का क्यूब। तो 45 इंटू 45 पहले जनरेट करते हैं। आपको याद होगा a टू दी पावर 5 का स्क्वायर जनरेट करना मैंने बताया था, और वो क्या बताया था, 5 का 25, फिर जो नंबर लिखा है वो और उसमें एक जोड़ दिया, तो 4 में एक जोड़ा तो 5, इन दोनों का करा दो मल्टीप्लाई, तो 20 25 कितना, 20 25, ठीक है, गुणे यहाँ से एक और 45 कर देते हैं, क्योंकि असल में हमको क्या जनरेट करना है, 45 का क्यूब। तो पहले इन दो का आउटपुट ये आया, और फिर अब हम क्या करेंगे, 45 से फिर से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 45 से मल्टीप्लाई कराने पर पहले 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 5 2 जा 10। फिर हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कराया, देन 100 हमें सीधे देखने को मिलता है, और 4 2 जा 8 देखने को मिलता है, 5 2 1 1 9 9 1 2 9 1 1 2 5, क्या कहा, 9 1 1 2 5। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। C की वैल्यू क्या जनरेट हो रही है, 9 1 1 2 5 और साथ में kx क्यूब, क्या, kx क्यूब। ये जो आई है ये एक्चुअल में हमारी ओरिजिनल कॉस्ट आई है। अब हम क्या करेंगे, जो पीसेस जनरेट हुए हैं, यानी लॉस हमें पता करना है, तो जो पीसेस जनरेट हुए हैं उन पीसेस के क्यूब का सम, क्योंकि ये देखो जो लिखा है 6 पीसेस विद देयर वेट इन द रेशियो, इसका मतलब 5x का क्यूब प्लस 6x क्यूब प्लस 7x क्यूब प्लस 8x क्यूब प्लस 9x क्यूब और प्लस
10 लास्ट में जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर लिख दिया। इन सब का क्यूब करो तो 1000 एक्स क्यूब, फिर 125 एक्स क्यूब, फिर 216 एक्स क्यूब, फिर 343 एक्स क्यूब, फिर 512 एक्स क्यूब और फिर 729 एक्स क्यूब। क्या करो, सबको ऐड कर दो। जब आप इन सबको ऐड कर देते हैं तो इन सबको ऐड कर देने के बाद में आपको मिलता है ये सब पूरा ऐड करने पर आपको मिलेगा, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 5, फिर ये 2, फिर ये 2925 एक्स क्यूब। क्या कहा, 2925 एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कहा गया कि जो उसको लॉस हो रहा है वो लॉस असल में इतने रुपीस का हो रहा है, यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट है और जो फिर टूटने के बाद की कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे, 91125 में से माइनस करो 2925, तो 0 0 11 9 2 10 2 8 8 2 0 0। क्या कहा, 88200। क्या कहा, 88200। ये जो जनरेट हुआ है ये असल में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है। तो याद रखेंगे कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस ब्रेकिंग कॉस्ट इजकल्स टू 881234, जबकि यहाँ से जब हमने इन दोनों को कैलकुलेट किया यानी 91125 माइनस 2925 और साथ में क्या है के एक्स क्यूब। खुद ही क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कॉस्ट है वो असल में क्यूब ऑफ वेट है। तो यहाँ पर भी क्या जनरेट हो जाएगा, के एक्स क्यूब। यहाँ पर भी क्या जनरेट होगा, 881234 और साथ में के एक्स क्यूब। के एक्स क्यूब से के एक्स क्यूब कैंसिल हो जाता है। इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने जनरेट किया है 88200 इसकस टू 881234। और अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये पूरा कैलकुलेट कर देने के बाद में आपको देखने को मिलता है कि यार यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ये के एक्स क्यूब अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ से आपको देखने को मिलता है के एक्स क्यूब इसकस टू, पूरा आप डिवाइड करा देंगे तो आपको देखने को मिलेगा 9.9 अप्रॉक्सीमेट। और 9.9 अप्रॉक्सीमेट का मतलब ये हुआ कि अप्रॉक्सीमेट 10। अप्रॉक्सीमेट कितना मिल रहा है आपको, 10 मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेट कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो जो फ्लावर का कॉस्ट है, जो पूछ रहा था कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द फ्लावर, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो अभी हमारे पास कितनी जनरेट हुई थी, ये देखो हमारे पास है ये डेटा। और इसमें के एक्स क्यूब की वैल्यू हमने जनरेट कर ली और के एक्स क्यूब की वैल्यू क्या जनरेट हुई है, 91125। के एक्स क्यूब की वैल्यू जनरेट हुई है 10, तो 91125 10। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था और याद रखना कि आपका जो आपका पेपर होगा उसमें कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा था टाइम ऑसिलेशंस ऑफ अ प्लम बॉब डिफर एज द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है यार, वो भी मुझे लग रहा है ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तर्ज पर ही है, यानी अप्रॉक्सीमेट सब कुछ सेम ही चल रहा है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लम बॉब। तो कुल मिलाकर के हमने मान लिया कि जो लेंथ है वो लेंथ असल में क्या है, एल है। और ये जो दे रहा है ये किसके अकॉर्डिंग दे रहा है, बोला टाइम ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन टाइम। ऑसिलेशन टाइम मान लेते हैं टी है। टी इज, देखो साफ साफ बोल रहा है डिफर एज दी। डिफर एज दी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, तो अंडर रूट एल। देन टी की वैल्यू क्या मिल जाती है, प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो के अंडर रूट एल। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ द प्लम बॉब ऑफ लेंथ 50 मीटर, यानी एल की वैल्यू कितनी दे रहा है, 50 ऑसिलेशन वंस इन अ सेकेंड, 50 ऑसिलेशन वंस इन अ सेकेंड। इसका मतलब टी की वैल्यू जब 1 है तो एल की वैल्यू क्या है, 50 है। और इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ से हमको देखने को मिलता है 1 इजकस टू के अंडर रूट 50। यहाँ से हमको के की वैल्यू क्या मिल जाती है, 1 अपॉन अंडर रूट 50। ये के की वैल्यू जनरेट हो गई। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द
प्लम बॉब ऑफ 4t। सबसे पहले क्या करो, k की वैल्यू को उठाओ ला करके यहाँ पर रखो। जैसे ही आपने यहाँ पर रखा तो t इक्वल्स टू k की वैल्यू है 1/√50 और साथ में √L। पूछ रहा है कि L की वैल्यू क्या है, फाइंड द लेंथ, जबकि टाइम t क्या है 4.2। तो मुझे लगता है 4.2 यहाँ पर आ जाता है, 1/√50 यहाँ पर आ जाता है, इंटू यहाँ से आ जाता है √L। मुझे लगता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो √L इक्वल्स टू 4.2 इंटू √50। कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। जैसे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो हमें कुछ ये एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। फिर हमने यहाँ से L को डिस्कस किया तो 4.2 स्क्वायर और इंटू यहाँ से 50। अब 4.2 स्क्वायर देखो, इस तरीके के स्क्वायर, जैसे कि मैंने कहा कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 98 स्क्वायर, तो इस तरीके के स्क्वायर्स निकालना बिल्कुल आसान होता है। जो 98 नंबर है इसका नियरेस्ट कंप्लीट नंबर देखो, तो नियरेस्ट कंप्लीट नंबर या तो 100 बन जाता है या फिर बन जाता है 90। अब ये जो 98 है 100 के ज़्यादा क्लोज है, तो कितना कम है 100 के कंपैरिजन में, 2 कम है। तो आप क्या करो, 98 में एक बार आपको 2 ऐड करना है, एक बार आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करने पर 100 मिल जाता है, सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिल जाता है 96 और दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर मिल जाता है 9600। अब जितना नंबर आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है उसका स्क्वायर कर दो, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और 4 को वापस से ला करके इसी में ऐड कर दो, तो आपको देखने को मिल जाता है क्या, आपको देखने को मिल जाता है 9604। ये स्क्वायर की ट्रिक मैं यहीं पर अप्लाई करने जा रहा हूँ। मुझे चाहिए 4.2 का स्क्वायर, यानी सिंपल सी अगर हम लोग बात करें तो 42 स्क्वायर। 42 स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि हम इसमें डिस्कस करेंगे 40 स्क्वायर और मीन्स एक 42 जोड़ा 2 घटाया 42 में, यहाँ पर देखो इस जगह पर देखो, जो 42 है इसका नियरेस्ट क्लोज नंबर जो है वो 40 है। तो हमने क्या करा, एक बार 2 घटा दिया तो 40 मिला और एक बार 2 जोड़ दिया तो 44 मिल गया। अब इन दो नंबर्स का क्या करा दो, मल्टीप्लाई, तो 40 इंटू 44, देन वी गेट दी 0, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ये आ गया। और अब हमने कहा जितना आपने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया उसी नंबर का स्क्वायर, यानी 2 ऐड किया था 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। अब हमको मिल रहा है 1764, क्या मिल रहा है 1764 इंटू 50। अब हमने क्या किया, ये 0 हमको देखने को मिल रहा है, 5 4 जा 22, 5 6 जा 32 3 और 87, 87200, क्या कहा 87200, 87 नहीं 88200, कितना मिल जाएगा 88200। 17 5 जा 85 और 3 यहाँ से कितना 85 और 3 88। अब अगर हम देखें तो हमें एक्चुअल में जनरेट करना था 4.2 का स्क्वायर, कितने का 4.2 का स्क्वायर। तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगना चाहिए था, 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ पर भी डेसिमल कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद। तो ये 2 डिजिट के बाद यहाँ पर यानी 882। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोला द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्टडीइंग इन गेट कोचिंग एक्स वाई एंड जेड। एक कोचिंग एक्स है, एक कोचिंग वाई है और एक कोचिंग जेड है। गेट एक एग्जाम होता है जो कि असल में आईआईटी ही कंडक्ट कराती है। मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि आईआईटी 3 तरह के एग्जाम कंडक्ट कराती है, एक आईआईटी जेईई, एक आईआईटी जैम, ये है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये है जैम, आईआईटी जैम ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी, कंफर्म नहीं है, एक मिनट रुको। ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर डिग्री क्या है, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स क्या है, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। और तीसरा जो ये कंडक्ट कराते हैं ये होता है गेट, ये होता है आफ्टर 12th, क्या कहा, ये होता है आफ्टर 12th, ये होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। और गेट जो है वो भी हाल ही में ग्रेजुएशन से स्टार्ट हो गया, अदरवाइज ये आफ्टर मास्टर डिग्री। तो आफ्टर ग्रेजुएशन ये भी गेट भी होता था आफ्टर ग्रेजुएशन, ये पीएचडी होल्डर्स के लिए बेसिकली रहता है। और ये जो गेट एग्ज़ाम है ये जो
बीटेक स्ट्रीम्स हैं यानी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं उनके लिए मुख्य रूप से ये होता है। फिलहाल ये 3 कोचिंग रही हमारे पास गेट की एक्स वाई और जेड। इसमें क्या है, इन कोचिंग्स का जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, इनकी कोचिंग में 4, 8 और 6 ये रेशियो चल रहा है। फिर बोल रहा है इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्टडिंग इन ईच ऑफ द कोचिंग इज इंक्रीजेज बाई, कितना कितना इंक्रीमेंट हो गया, 15%। तो मान लेते हैं कि इनकी कोचिंग में पहले 100 बच्चा था, तो अब कितना हो गया है, 115 हो गया है। कितना हो गया, 115। ध्यान से समझते नहीं ना, 115, 15% का इंक्रीमेंट हुआ तो 115 हो गया। कितना हो गया, 115। सेम यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो गया, 120, और ये आ जाता है 8। फिर यहाँ से देखो अगर हम देखते हैं तो ये हमको देखने को मिलता है 130, और यहाँ से हमको देखने को मिल जाता है 6। क्या देखने को मिल जाता है, 6। अगर थोड़ा सा और हम ध्यान से देखें तो रेशियो में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर देखो 2 कॉमन है। फिलहाल वहाँ पे काटें या फिर यहाँ काटें, दोनों से सेम ही चीज़ है। 2 2 जा, 2 4 जा एंड 2 3 जा। यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं तो मुझे लगता है 230 मिल जाता है, यहाँ से 48 मिल जाता है, जबकि यहाँ से 390। फिर ये 3 0 कैंसिल हो जाते हैं, और जो अभी हमें रेशियो मिल रहा है वो रेशियो मिल रहा है ये। अब अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन हमारा टैली नहीं हो रहा है। टैली नहीं हो रहा है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 24 है ये असल में 48 का जस्ट हाफ है, इसका मतलब 2 से डिवाइड करा दिया गया है। 11 2 जा होता है 22, 23 तो 11.5, जबकि यहाँ से 24, जबकि यहाँ से 19.5। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन करके आया, और ये ऑप्शन सी को सही बता रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है ए अपॉन बी इजकल्स टू बी अपॉन सी, यानी बी स्क्वायर इजकल्स टू ए सी। बोल रहा है ए टू दी पावर 4 रेशियो बी टू दी पावर 4 किसके इक्वल होगा। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया जिसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया है। अब हम जनरेट करेंगे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाता है, ए सी। एक ए से एक ए कैंसिल तो मिल जाता है ए अपॉन सी। ध्यान से जरा समझते रही ना, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल्स टू ए अपॉन सी के है, तो अगर हम बोथ साइड क्या कर दें, स्क्वायर। और स्क्वायर बोथ साइड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि असल में हमको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए ए टू दी पावर 4 अपॉन बी टू दी पावर 4 की। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो जो रेशियो बनता है वो रेशियो बन जाता है ए टू दी पावर 4 रेशियो बी टू दी पावर 4 इजकल्स टू ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर आज की सीरीज का ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है अ ब्लेंड कंटेन्स लिक्वर एंड वाटर इन द प्रोपोर्शन 4:3, यानी हमने मान लिया कि जो लिक्वर है वो 4x रहा, जो वाटर है वो 3x रहा। कितना रहा, 3x। तो अब जो हमारे पास रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 4/3। बिल्कुल रेशियो अगर हम जनरेट करेंगे तो 4/4 बन जाता है। क्या बन जाता है, 4:3। बोला है इफ 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द ब्लेंड। अच्छा 7 लीटर वाटर जो है वो ब्लेंड में ऐड कर दिया गया। द प्रोपोर्शन ऑफ द लिक्वर एंड वाटर गेट्स टू बी रेशियो 3:4। अच्छा जैसे ही हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है 7 लीटर वाटर, तो वाटर अभी हमारे पास कितना था, वाटर था 3x। जब इसमें 7 लीटर और ऐड किया गया तो ये रेशियो एक्चुअल में ये आ गया। मल्टीप्लाई करा दो जल्दी से, 4 4 जा 16x 3, यहाँ से 3x प्लस 7, यहाँ से 16x इजकल्स टू 9x प्लस 21। फिर हमने माइनस किया, देन 7x इजकल्स टू 21, देन x इजकल्स टू क्या मिल जाता है, 3 मिल जाता है। अब x इक्वल 3 के बोल रहा है डिस्कवर द अमाउंट ऑफ द लिक्वर इन द ब्लेंड। तो अगर x इक्वल 3 के है तो लिक्वर में x की जगह पर 3 रख दिया तो 4 3 जा 12। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका ट्रिक भी सुनेंगे, इसका ट्रिक भी सुनेंगे। हमने यहाँ पर लिखा लिक्वर और यहाँ पर लिखा वाटर, जो रेशियो दिया गया है वो रेशियो 4:3 दे रहा है। जब हमने इसमें ऐड कर दिया क्या 7 लीटर वाटर, तो ये रेशियो हो जाता है 3:4। देखो असल में हमने पानी मिलाया है, पानी मिलाया है तो लिक्वर तो अनचेंज होना चाहिए, तो लिक्वर को हम क्या करेंगे, अनचेंज्ड ही रखेंगे। इसके इन दोनों वैल्यूज़ को सेम करने के लिए इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ से अब हमको देखने को मिलता है 12 12। इसमें जब हमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 3 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई, 4 से, तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। जबकि यहाँ से देखो
4 4 जा 16। अब जरा ध्यान से समझना, जैसे ही आप ये सब कुछ चेंजेस करते हैं वैसे पुराना वाला रेशियो हमारे लिए बेकार हो जाता है और जो नया रेशियो है यही हमारे काम का है। ये है लिक्विड, ये है वाटर। अब हमने इसमें क्या किया, यहाँ से जरा देखो, हमने पानी 7 लीटर उसमें ऐड किया हुआ है, 7 लीटर। इसमें अगर हम 9 और 16 का रेशियो देखते हैं तो ये कितना आ रहा है, 7 ही आ रहा है। इसका मतलब जो हमने पानी ऐड किया था 7 लीटर, जो इन दोनों का डिफरेंस है 7 इसकस टू क्या हो जाता है 7। एक 7 जो एडेड वाटर है, एडेड वाटर वो, और एक 7 जो रेशियो में हम चेंजेस देख रहे हैं वो, यानी 1 इसकस टू 1 के। तो अगर एक एक के बराबर है तो इसका मतलब कि लिक्विड में जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 लीटर है। यहाँ से देखें या यहाँ से देखें, दोनों से ही सेम सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो रही है। दोनों से कैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो फिलहाल आज की ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। सीपीक्यूएस के क्वेश्चन इंक्लूड किए जा रहे हैं। जिन भी लोगों ने सीपीक्यूएस को परचेस किया हुआ है वो लोग बहुत ध्यान से सीपीक्यूएस को पढ़ना, क्योंकि उसमें काफ़ी क्वेश्चन के सोल्यूशंस गलत दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं करेक्शन करा देता हूँ। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करके ही उसको पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।